चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? अम्ल, क्षार और लवण। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट जान लेते हैं इनके बारे में नॉर्मल चीजें। फर्स्ट आपके डेफिनेशन लिखो दो भी। फर्स्ट आपके टॉपिक क्या आ गया? अम्ल। अम्ल क्या होता है? तो छठी 6वीं क्लास में हम पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल की सिंपल सी परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे? दूसरी चीज, ये कौन से लिटमस को चेंज कर देते हैं? नीले लिटमस को किसमें करेंगे? लाल पे। तो ये जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को किसमें चेंज कर देते हैं? नीले लिटमस को किसमें चेंज करेंगे? क्लियर? तो अम्ल की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने छोटे क्लासों के अंदर? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते? लाल कर देते। अब ये कंफ्यूजन रहता है नीले को लाल कौन करता है और लाल को नीला कौन करता है? इसके लिए आपको सिंपल सा नाम याद रखना है, अनिल। अनिल का अर्थ क्या हो गया? अ मतलब तो अब हो गया आपके अम्ल, नील मतलब नीले को क्या करेगा? लाल करेगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या नाम याद रखना है? अनिल। अ यानी अम्ल, नील यानी नीले को लाल करेगा। तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। कुछ उदाहरण हम देखें तो अम्ल के उदाहरण HCl, सल्फ्यूरिक एसिड आदि। ये जो होते हैं क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। एग्जाम्पल पूछ लिया आपसे तो HCl H2SO4। दूसरी जो परिभाषा आ गई आपके सामने वो क्या आ जाएगी? क्षार। तो क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। तो इसकी परिभाषा सेम आपको लिख देनी है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। लिखते रहना साथ साथ। एग्जाम्पल की बात करें इसके उदाहरण, तो इसके उदाहरण जो होते हैं उसके अंदर आएगा आपके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल हो गया MgOH यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो MgOH है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एक नंबर पूछा भी जाता है, शायद लास्ट ईयर या इस साल पूछा गया था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अम्ल, क्षार। अम्ल की परिभाषा क्या हो गई? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट अब आपके आएगा लवण। लवण क्या चीज है? तो हमने कहा क्षार जो होंगे वो तो क्या करेंगे? स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते। और अम्ल जो होंगे वो नीले को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। ये जो लवण होते हैं वो नॉर्मली हो सकता है अम्ल की प्रवृत्ति के भी हो, क्षार प्रवृत्ति के भी हो या उदासीन प्रवृत्ति के भी हो। अब इनका निर्माण कैसे होता है फर्स्ट हम देखेंगे। लवण का जो होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी अम्ल मिला या क्षार मिला है, ये जब दोनों में आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ में एक सह उत्पाद का निर्माण होता है। यानी एक तो आपके निकलेगा जल, लेकिन जल के साथ में एक और पदार्थ बनेगा। वो जो पदार्थ बनता है उसी को हमने क्या कहा? लवण। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अम्ल के अंदर हमने लिया था HCl लिया था एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे ले लिया HCl एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं। प्लस क्षार के तौर पे हमने क्या लिया था? एक NaOH उदाहरण देखा था, वो ले लिया हमने NaOH। यानी अम्ल और क्षार दोनों के मध्य में हमने क्या करवाई? अभिक्रिया करवाई। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तो क्या बनेगा? क्या बन रहा है? एक जल। जल का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O यानी H2O। अभी H2O कहां से निकलेगा? तो एक तो H निकला यहाँ से, क्लियर, और एक OH कहां से निकला? यहाँ से। तो दो हो गए H यानी H2 और O का O, H2 निकल गया। अब जो बचा वो क्या बनाएगा?
लवण। तो क्या बचा, इधर से क्या बचा, Na, तो हमने लिख दिया ये Na, और यहाँ से क्या बचा, Cl, तो ये क्या हो गया, NaCl। तो अम्ल और क्षार के मध्य में अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण होता है, जल और लवण का। तो ये अम्ल हमने लिया HCl, क्षार क्या लिया, दोनों के मध्य अभिक्रिया करवाई, एक जल निकला और दूसरा क्या बन गया, लवण NaCl। और NaCl क्या का सामान्य नाम क्या है, सामान्य नमक, यानी आप जो नमक खाते हो वो नमक क्या है, NaCl। लवण तो है ही, क्या है, NaCl। नमक लवण भी है, NaCl भी है। अब लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले समझ लेते हैं एक बार और। ये जो हमने अभिक्रिया पढ़ी, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 9th क्लास में पढ़ी थी, याद तो होगी नहीं, लेकिन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल किसका निर्माण करते हैं, जल और लवण का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये डेफिनेशन लिख देना, एग्जाम में पूछी गई है। अभी तक हमने नॉर्मल चीजें ही पढ़ी, लेकिन वहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुए, एक नंबर के, कोई ज्यादा नहीं बनते। तो आपके नेक्स्ट परिभाषा क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। और एग्जाम्पल पूछ ले, उदाहरण लिखे उदासीनीकरण अभिक्रिया का, तो ये उदाहरण आपके सामने। अब हमने बात की लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के हो गए, 3 प्रकार। तो प्रकार किसके देखेंगे हम, लवण के। अगर लवण के प्रकारों की बात करें, 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा इस उदासीनीकरण अभिक्रिया पे। आपकी जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी वही लवण के प्रकार का निर्धारण करेगी। कैसे, तो फर्स्ट, यदि आप प्रबल अम्ल ले, फर्स्ट कैसा अम्ल लिया, प्रबल, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने दुर्बल अम्ल से, सॉरी दुर्बल क्षार से। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर। तो फर्स्ट आपने अम्ल कैसा लिया, प्रबल, क्षार कैसा लिया, दुर्बल। अब ये प्रबल दुर्बल क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी खाली आपको याद, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, दुर्बल यानी कि वीक। तो एक तो एकदम स्ट्रॉन्ग अम्ल लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक कैसा लिया, वीक बेस, दुर्बल क्षार लिया। दोनों के मध्य अभिक्रिया करोगे तो लवण प्राप्त होगा, वो कैसा होगा, प्रबल होगा, यानी अम्ल वाला होगा या क्षार वाला होगा। दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है वही होगा। तो जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त हो जाएगा, अम्लीय लवण। ठीक है। दूसरा, आपने दुर्बल अम्ल लिया, दुर्बल अम्ल, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, प्रबल क्षार के साथ। तो आपको किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि क्षार कैसा है, प्रबल है। तो लवण कैसा प्राप्त हो जाएगा आपको, क्षारीय। तो इसमें कैसा लवण प्राप्त हो गया, क्षारीय। थर्ड, आपने प्रबल अम्ल लिया, अम्ल कैसा ले लिया, प्रबल, इसकी आपने रिएक्शन यानी अभिक्रिया करवाई प्रबल क्षार से। किससे करवाई, अब दोनों के दोनों प्रबल हैं, तो आपको जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, उदासीन। तो यहाँ पे उदासीन लवण, केवल लिखने पे ध्यान मत दो, एक बार समझ लो, उदासीन लवण। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, अम्ल कैसा लिया, दुर्बल अम्ल, और क्षार भी कैसा लिया, दोनों दुर्बल हैं, तो लवण कैसा प्राप्त होगा, दोनों दुर्बल हैं तो लवण कैसा प्राप्त होगा, इन दोनों सेम है,
जितने आपके पास 2 रुपए थे और दोनों के दोनों आपने खर्च कर लिए, तो आपके पास कितने बचे? 0 यानी उदासीन। तो ये भी कैसा लवण प्राप्त होगा आपको? समझने के लिए आप इसको ये भी समझ सकते हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज मान लो, एक पे नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव कौन होगा? तो कैसा प्राप्त होगा? पॉजिटिव, यानी जो चार्ज ज्यादा होगा वो प्राप्त होगा। और दोनों के दोनों चार्ज अगर बराबर मात्रा में है आवेश, तो कैसा हो जाएगा? उदासीन। तो ठीक उसी तरह से हो रहा है, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण प्राप्त होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण होगा। और यदि दोनों समान है, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है, तो आपको कौन सा लवण प्राप्त होंगे? उदासीन। हमने जो फर्स्ट रिएक्शन देखी थी वो थी आपके 3rd नंबर वाली, जो HCl और NaOH की देखी थी। दोनों के दोनों प्रबल अम्ल थे और एक था प्रबल क्षार। हमको कैसा लवण प्राप्त हुआ था? उदासीन। तो लवण के कितने प्रकार हो गए? 4 कैसे हुए? लवण के कितने प्रकार दिख रहे हैं? 3 हुए। ये दोनों तो सेम है आपके, दोनों उदासीन है। तो आपके लवण के प्रकार कितने हो गए? 3। तो लवण इस प्रकार से 3 प्रकार के हो गए। अब ये हमने जो भी पढ़ा, ये सब थे आपके छोटी क्लास की बात है। अब हम बड़ी क्लास यानी 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में क्या अलग है? ये तो 6ठी 7वीं में ही पढ़ लिया सामने, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, लेकिन याद नहीं है, वो वापस आएगा आगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अम्ल और क्षार की परिभाषा है कि क्या हर पदार्थ जो होगा खट्टा होगा वो अम्ल होगा, या हर पदार्थ जो कड़वा होगा वो क्षार होगा, या हर पदार्थ को क्या हम चेक करके पता लगा सकते हैं? अगर जहर ही है उसका अम्ल या क्षार है, पता लगाना कैसे लगाओगे? उसको चखोगे आप? हाँ नहीं चख सकते। इसके लिए क्या होता है कि कुछ आधुनिक परिभाषाएं दी गई। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 आधुनिक परिभाषाएं पढ़नी है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो काम किया था वो किया था आर्हेनियस ने। तो फर्स्ट आपके जो है आर्हेनियस संकल्पना। इसमें आपके एक परिभाषा अभी नहीं लिखवाई है क्रिस्टलन जल की, वो आपको लास्ट में लिखवाएंगे जब लवण पढ़ा लेंगे, तो क्योंकि अभी लिखवाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो क्रिस्टलन जल वाली परिभाषा आपको लास्ट में लिखवाएंगे। आर्हेनियस संकल्पना सबसे फर्स्ट अम्ल और क्षार को अगर परिभाषित करने का काम किया वैज्ञानिक दृष्टि से, तो वो किसने किया था? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्हेनियस संकल्पना लिखिए, सिंपल सा, तो भी आपको ये लिखना है। आपसे ये पूछा जाए कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा लिखिए, तो भी ये लिखना है। और नॉर्मली भी पूछ ले अगर कि अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए, तो भी आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। ये परिभाषा सही है। ये परिभाषा क्या कहती है वो देखिए। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, लिखना चाहो लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। एवं वे पदार्थ जो OH- आयन देते हैं, क्षार का। तो क्लियर, यहाँ पे इन्होंने आर्हेनियस ने 2 परिभाषाएं दी, अम्ल और क्षार दोनों को परिभाषित किया। इन्होंने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन दे रहे हैं? H+ आयन, क्या कहलाएंगे? अम्ल। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? OH- आयन, क्या कहलाएंगे? क्षार। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? जलीय विलयन। यानी ये कब गिना जाएगा? जब ये किसके अंदर बोला जा रहा है? जल के अंदर। आर्हेनियस ने उदाहरण देखे, तो उदाहरण हमने जो पहले लिखे थे वो के वही उदाहरण रह जाएंगे। अम्ल के उदाहरण क्या थे? HCl और
H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये लिख दिया अम्ल के एग्जांपल HCl, H2SO4। क्षार के एग्जांपल की बात करें NaOH, NGOH वोल्ट वाइज, CaOH वोल्ट वाइज, ये सब जो भी हैं किसके एग्जांपल हो गए आपके क्षार। क्लियर? आगे बढ़े। आगे आर्यनिश ने ये कहा कि कुछ अम्ल तो होते हैं वो जल के अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। ठीक इसी प्रकार कुछ क्षार ऐसे होंगे जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। आयनित का मतलब कि टुकड़ों में पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, जैसे कि HCl। तो ये जब जल में बोलेंगे तो क्लियरली डिवाइड हो जाएगा। जितना भी HCl आपने बोला है वो सारा का सारा H+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा, आयन का निर्माण हो जाएगा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु, आयन, अणु, इन सब की परिभाषा। धनायन और ऋणायन पढ़ा था। जिन पे पॉजिटिव चार्ज था उनको धनायन बोला था, जिन पे नेगेटिव चार्ज था उनको हमने क्या बोला था, ऋणायन। और एक धनायन एक ऋणायन मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी पढ़ा था। तो उसी प्रकार जो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि HCl, इसको आपने जल के अंदर बोला, पूर्ण रूप से घुल गया तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल। नहीं घुला तो वो क्या कहलाएगा, तो आर्यनिश ने इसी आधार पे कहा कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तो जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल पदार्थ। अगर अम्ल है तो प्रबल अम्ल, क्षार है तो प्रबल क्षार। तो आर्यनिश के अनुसार हम परिभाषा लिखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या परिभाषा हो जाएगी, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, जो हमने अम्ल के अंदर एग्जाम्पल लिखे वो भी। और साथ में इन ये जो 4 टॉपिक है, 4 परिभाषा है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इन पे इंपोर्टेंट भी लगा दूंगा। एग्जाम में इस बार पूछे जाने के चांस है। परिभाषा कम पूछे जाने के चांस है, एग्जाम्पल ज्यादा है। तो आप परिभाषा याद रहे नहीं रहे, एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। हो सकता है परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों भी पूछते हैं। अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तो लिख लो परिभाषा सेम। एग्जाम्पल की बात करें, एसिटिक एसिड, CH3 COOH, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं इसके अंदर। परिभाषा लिख लेना दुर्बल अम्ल की, मैंने छोड़ दिया तुम भी मत छोड़ देना। नेक्स्ट हम बात करें प्रबल क्षार की।
क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनिक हो जाते हैं क्या कहलाएंगे? प्रबल। और जो नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? एग्जाम्पल वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? छठी सात में पढ़े हो तो ये मैंने नाम पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप नहीं पढ़े थे इसलिए हाँ जरूर, लेकिन नहीं पढ़े होंगे इतना याद नहीं। लेकिन ये तो चीज आपने बार बार पढ़ी होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। घर पे आप जो आरस वगैरह करते हो चूना, उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट आपको सूखा मिलता है, वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको आप क्या करते हो? जल के अंदर घोलते हो। तो जैसे ही जल में घोलते हो एनर्जी निकलती है, उष्मा निकलती है हीट। उसमें हाथ डाल के देख लेना, नहीं पता हो हाथ डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा एनर्जी निकलती है या नहीं निकलती है, या उष्मा कितनी मात्रा में निकलती है। और क्या बनता है? भुजा हुआ चूना। वो बिना भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको जल के साथ अभिक्रिया करवाई और क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना। इसके बाद में आप हाथ डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले हाथ में डाल। परिभाषा क्लियर? साइड में नाम लिख देना। मैं 3 बार 4 बार बोल चुका हूं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH वोल्टवाई। एग्जाम में सीधा 1 नंबर में पूछ लेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखिए। इसका उपयोग क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे दैनिक जीवन में। हम लोग अरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही लिखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। आर्हेनियस ने अभी तक क्या क्या बातें कही? फर्स्ट तो ये कहा कि अम्ल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से आयन दे रहे हैं? H+ आयन देंगे, क्या कहलाएंगे? अम्ल। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे क्या कहलाएंगे? क्षार। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा जैसे ही आर्हेनियस आया, H+ देंगे अम्ल, OH- देंगे क्या कहलाएंगे? क्षार। तो आपके दिमाग में सीधा कंसेप्ट H+ और OH- यानी जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है H+ क्या कहला जाएगा? अम्ल। OH- दे रहा है वो क्षार। इसके बाद इसने ये कहा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। और वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से प्रबल क्षार, यानी जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो रहा है उसे इसने कहा प्रबल, जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पा रहा है उसे इसने क्या कह दिया? दुर्बल। अब ये संकल्पना आ गई, बहुत अच्छी संकल्पना है, लगभग सभी पर लागू होती है। फिर भी इस नई संकल्पना की जरूरत क्यों पड़ी? उसका कारण था इसकी कुछ कमियां। तो अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्हेनियस सिद्धांत की कमियां। क्या कमियां रहेगी आर्हेनियस सिद्धांत की कि हमें एक नए सिद्धांत की जरूरत या आवश्यकता महसूस हुई? तो इसकी फर्स्ट कमी ये है कि यह केवल जलीय विलयन में लागू होता है। एग्जाम में आपसे 2 कमियां पूछी जाएगी, 2 से तीसरी नहीं पूछी जाएगी, आप कोई भी 2 याद कर। तो यह केवल कहाँ लागू होता है? जलीय विलयन में लागू होता है। जलीय विलयन के अलावा अगर आपको सिंपल सा पदार्थ दे दिया कि हाँ इसका पता लगाओ ये क्या है, तो आप उसका पता नहीं लगा सकते हो। या जल के अलावा किसी अन्य विलयन में घोल करके दिया तो आप इसका पता नहीं लगा सकते हो कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। केवल कब पता लगा सकोगे जब वो किसके अंदर घुला हुआ है? जलीय विलयन के अंदर। दूसरी इसकी कमी ये कि यह उन्हीं पदार्थों पर लागू होता है,
जिनमें यह उन्हीं पदार्थ पर लागू होता है जिनमें H+ या OH- आयन उपस्थित होते हैं। यानी ये केवल किस पे लागू होगा, जिनके अंदर या तो H+ आयन होगा या OH-, दोनों में से कोई भी एक आयन तो उपस्थित होना जरूरी है, उन्हीं पर ये लागू होगा। यह उस अवस्था में या हम कह सकते हैं कि अघुलनशील अवस्था में लागू नहीं होगा। यानी कि जब ठोस अवस्था होगी तब भी लागू नहीं होगा, या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में नहीं घुलते, उनके बारे में भी ये पता नहीं लगा सकता है। भले उनके अंदर H+ OH- आयन होगा, लेकिन अगर वो जल के अंदर नहीं घुल रहा है, जैसे कि पेट्रोल ही होता है, जल में घुलता है नहीं घुलता है, ऐसे पदार्थ जो होंगे उनके अम्लीय या क्षारीय उस बारे में पता नहीं लगा सकता है। तो इसकी ये मेन कमी है। इसमें भी मेन कमी इसकी दो ही है, एक तो ये जलीय विलयन में ही लागू होता है, जल के अलावा दूसरे विलयन के अंदर लागू नहीं होगा, और दूसरा H+ और OH- का उपस्थित होना आवश्यक है। अब इनकी कमियां जो थी उनको दूर करने के लिए एक नए वैज्ञानिक आए, और वो एक वैज्ञानिक नहीं थे, दो वैज्ञानिक थे। दोनों ने साथ मिलकर के एक संकल्पना दी जिसको हमने कहा ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। दो वैज्ञानिक है, दोनों, एक ब्रांस्टेड है दूसरे लोरी है। तो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, दोनों वैज्ञानिक मिले, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक नई संकल्पना दी जिसे हमने क्या कहा, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। यह संकल्पना क्या कहती है, इसने सेम जो आर्हेनियस ने कहा वही चीज कही, बस उसके अंदर से H और OH को हटा दिया। H+ का था यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या था OH- यानी नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को लिया और ये कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज का क्या करेंगे, दान करेंगे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, माइनस। तो इसने किसको लिया है, केवल प्रोटॉन को। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन को का दान करते हैं, यानी H+ आयन का क्या करेंगे, दान करेंगे। आर्हेनियस ने यही कहा था कि जो H+ आयन का दान देंगे, इसने क्या कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करेंगे, यानी प्रोटॉन दाता होते क्या कहलाएंगे, अम्ल। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे क्या कहलाएंगे, क्षार। तो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की परिभाषा क्या हो गई, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते अम्ल कहलाते। एवं वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, क्षार कहलाते। लिख दिया, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का क्या करेंगे, दान करेंगे, क्या कहलाएंगे, अम्ल। जो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे क्या कहलाएंगे, क्षार। आर्हेनियस ने क्या कहा था, वे पदार्थ जो H+ का दान करेंगे क्या कहलाएंगे, अम्ल, और जो OH- का दान करेंगे क्या कहलाएंगे, क्षार। इसने क्या कहा, एग्जाम में जो परिभाषा पूछी जाती है वही लिखनी है। यूं नहीं कि आपको ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना दी और आप लिख रहे हो अम्ल क्या है,
तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाएंगे? अम्ल। और जो H माइनस देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पे जो पूछे वही लिखना है, सिंपल है। उसके अंदर H प्लस OH माइनस आप चाहो कोष्टक के अंदर लिख सकते हो, जहाँ आर्यनीय संकल्पना लिखा उसके कोष्टक में आप लिख दो H प्लस OH माइनस, यानी जब भी आर्यनीय आए आपको वही रखना है यार। ट्रांसटेल हो रही है तो इसके कोष्टक में आप लिख सकते, आपके नाम याद रखने के लिए प्रोटॉन संकल्पना, यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है? प्रोटॉन। और फिर जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वाली आएगी। आर्यनीय प्लस नेगेटिव दोनों के बारे में बोल रहा है, ये खाली प्लस के बारे में बोल रहा है। आगे लुईस संकल्पना आएगी, वो खाली माइनस के बारे में बोलेगा। तो 3 संकल्पना है, आपको याद करनी है। तो ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का क्या करेंगे? दान करेंगे। अब भाई 2 पदार्थों के मध्य रिएक्शन करवा दी, तो एक पदार्थ के पास से अगर कोई चीज जा रही है यानी वो दान कर रहा है, तो कोई ना कोई उसको ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो जो दान करेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल। और जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। वही था, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया H2O, जल। जल इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी? अमोनिया से। इससे करवा दी अमोनिया से। अब यहां से ये जो H है, HOH यूनिट, क्लियर? H2O ये फॉर्मूला तो 2H है, हमने इसको केवल किस रूप में लिखा? HOH। समझने के लिए आपको कॉपी के अंदर H2O ही लिखना है। अब यहां से एक H निकल करके, यानी कि प्रोटॉन H प्लस, ये जो H प्लस है वो निकल करके कहाँ आ जाएगा? अमोनिया के पास। तो बना क्या वो देखना। इधर से क्या बचा आपके पास? OH। एक पॉजिटिव गया तो अब कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव। तो ये OH माइनस प्लस, इधर क्या बचा? एक तो NH3 है और साथ में और क्या मिल गया? एक H और मिल गया। तो क्या बन गया यहाँ पे? NH4। चार्ज कौन सा आ जाएगा? अभी तक तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से क्या आके मिला? H प्लस। H जोड़ दिया तो चार्ज कैसा आ जाएगा? तो अब 2 चीजें बनी, H2O। यहाँ से इसने क्या कर दिया? एक प्रोटॉन का क्या कर दिया? दान कर दिया। दान करने के पश्चात अब क्या हुआ? ये तो बदल गया OH माइनस में, ये किस में बदल गया? NH4 प्लस के। यहाँ तक समझ में आया? अब होता क्या है कि ये तो फर्स्ट इसने प्रोटॉन का क्या किया है? दान किया है, तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल। तो इसको हमने क्या कह दिया? अम्ल। ये NH3 इसने क्या किया है? प्रोटॉन को ग्रहण किया है, तो ये क्या कहलाएगा? अब ब्रांस्टेड लोरी ने आगे ये कहा कि अम्ल जो होते हैं वो एक प्रोटॉन का दान करके क्षार में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाएंगे? जो अम्ल है वो क्या हो जाएगा? क्षार। और क्षार जो है वो एक प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाएंगे? अम्ल के। तो अम्ल जो है वो क्या हो जाएगा? क्षार। और क्षार जो है वो क्या हो जाएगा? और उनको हम क्या कहते हैं? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। यानी कि अम्ल जो है वो एक प्रोटॉन का दान करके किसमें बदल जाएगा? संयुग्मी क्षार के अंदर। अम्ल किसमें बदलेगा? और क्षार किसमें बदलेगा? तो अम्ल जो है वो एक प्रोटॉन का दान करके किसमें बदल जाएगा? संयुग्मी क्षार के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है, अम्ल क्षार में बदलेगा, क्षार किस में बदलेगा? अम्ल के। ये हो गया आपके अम्ल किसमें बदल गया? संयुग्मी क्षार के अंदर। दूसरा, क्षार जो है वो एक प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा? क्षार जो है वो एक प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा? संयुग्मी अम्ल में। और इसको इंपोर्टेंट कर देना, थोड़ी टाइट भी है, टाइट तो नहीं है, खाली समझने की जरूरत है। अम्ल किसमें बदल रहा है? क्षार में। उसको हमने क्या कहा? संयुग्मी क्षार। और क्षार किसमें बदल रहा है? अम्ल में। उसे हमने क्या कहा? संयुग्मी अम्ल। परिभाषा लिख लेना। सिंपल रिएक्शन इसको अगर समझना हो तो हम लिख सकते हैं H, ये कोई पदार्थ है A, इसके साथ में आपकी क्या उपस्थित है? H प्लस।
प्लस बी। आपके कोई पदार्थ क्या है? बी। एक पदार्थ है ए, दूसरा पदार्थ है बी। कन्वर्ट होंगे क्या बनेगा? ए प्लस बी एच, यही बना। तो ये जो ए है वो तो क्या बन गया? संयुग्मिक क्षार। एच निकल गया इसलिए, और ये जो बी है वो क्या बन गया? संयुग्मिक अम्ल। तो जो अम्ल है वो क्षार में बदलेगा, क्षार है वो अम्ल में बदलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ल क्या है? जो प्रोटॉन का दान कर रहा है। प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने H प्लस लिया, जरूरी नहीं है हर बार H प्लस ही हो। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। भले यहाँ से अगर NaCl होता है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर NaCl होता और ये Na का त्याग भी करता तो भी वो क्या कहलाएगा? अम्ल। क्योंकि Na प्लस है, Na प्लस आएगा। तो कुछ भी दान कर रहा है, अगर प्रोटॉन का दान कर रहा है, प्लस पॉजिटिव चार्ज का दान कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? अम्ल। और जो भी पॉजिटिव चार्ज को यानी प्रोटॉन को ग्रहण करेगा क्या कहलाएगा? तो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना क्लियर? यहाँ तक परिभाषा लिख ली? लिख ली संयुग्मी अम्ल संयुग्मिक क्षार की। तो इम्पोर्टेंट वही है, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना से ये परिभाषा पूछी जाए ऐसा 15 साल में एक बार होगा। लेकिन ये जो संयुग्मी अम्ल संयुग्मिक क्षार की परिभाषा है 3-4 साल में रिपीट होती है। अगर अभी तक नहीं आई है तो इस बार आएगी है, और अगर आ गई है तो वापस भी आ सकती है, इसलिए याद कर लें। करीना तो समझ में आ रहा है? खाली पीछे बैठी है। संयुग्मी अम्ल संयुग्मिक क्षार क्लियर? अब इसकी कमियां देख ले हम। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की कमियां। परिभाषा याद हो गई संयुग्मी अम्ल संयुग्मिक क्षार की। तो अम्ल एक प्रोटॉन का दान करके किसमें बदल जाता है? संयुग्मी अम्ल में, वो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। और क्षार जो है वो एक प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा? संयुग्मिक अम्ल के अंदर। नेक्स्ट इसकी हम कमियां देखें। तो इसकी सबसे मेन कमी जो है वो ये है कि यह अप्रोटिक विलायकों पर लागू नहीं होता है। या अप्रोटिक पदार्थों पर लागू नहीं होता। अप्रोटिक पदार्थों पर लागू नहीं। यानी जिनके पास प्रोटॉन होते ही नहीं है, या प्रोटॉन होते हैं लेकिन वो दे नहीं सकते, ऐसे पदार्थों पर ये लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें SO2 CO2। वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान नहीं करते हैं, प्रोटॉन का दान नहीं करते हैं, अथवा जिनके पास इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं, यह उनकी व्याख्या नहीं करता है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जैसे BF3
बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। ये इसकी कुछ कमियां है। मेन कमी क्या है, अप्रोटिक पदार्थों पर लागू नहीं होता है। SO2, CO2 जैसे जो पदार्थ हैं, अप्रोटिक पदार्थ जिनके अंदर प्रोटॉन है ही नहीं, कार्बन में भी प्रोटॉन नहीं है, उसके प्रोटॉन तो है लेकिन वो अंदर है, प्रोटॉन का दान नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थों पर ये लागू नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक यानी जो BF3 वगैरह है उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा।